नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आपको शाक गराइए चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी का प्री सिलेबस जो न्यू सिलेबस है आपका, उसके अकॉर्डिंग ही हम यूनिट थर्ड आपकी प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश का भूगोल है। और इसको हम नए सिरे से पढ़ेंगे। कुछ वीडियो हमारे पुराने पढ़े हैं, अब इसको हम बोर्ड पर इसको नए तथ्यों के साथ इसको पढ़ेंगे। जो आपका यूनिट थर्ड है उसमें मध्य प्रदेश का भूगोल है। अभी हमने मध्य प्रदेश की पॉलिटी आपने देखा होगा यूनिट 5A में कंप्लीट किया हुआ है, और अब हम यूनिट थर्ड को कंप्लीट करेंगे। इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के वन हैं, वन्य जीव है, वनोपज है, आपकी नदियां हैं, पर्वत है, पर्वत श्रेणियां हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु है, मध्य प्रदेश के परिवहन है, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन है, मध्य प्रदेश में आपकी सिंचाई है ना, और आपके प्रमुख सिंचाई हो गया, और विद्युत परियोजनाएं हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, कृषि आधारित उद्योग, ये कुछ जो टॉपिक है ये आपके यूनिट थर्ड में दिए गए हैं। तो पहले तो हम, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आप एमपी की, तो पहले हम उसका भौगोलिक विस्तार देखेंगे, अक्षांश देशांतर की स्थितियां देखेंगे, मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन है, पश्चिम में कौन है। इन सबको देखने के बाद हम मध्य प्रदेश का एक भौगोलिक परिचय भी पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, है ना, मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं। इस सबको एक परिचय लेते हुए हम इसके बाद हम जो आपके सिलेबस में दिया गया है, अच्छा उसके पहले एक चीज़ और पढ़ेंगे, क्या, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है ना। उसको पढ़ने के बाद जो आपको फिर हम जो टॉपिक दिए हैं, जैसे वन दिया है ना, वन उपज है, वन्य जीव है, नेशनल पार्क हैं आपके, इन सबको हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। नदियां हैं, पर्वत है, पर्वत श्रेणियां हैं। तो पहले टॉपिक पे आने के पहले कुछ जो बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हमको पढ़ना अनिवार्य है, तब जाके आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग समझ में आएगा। ठीक, तो अब हम प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। ठीक, तो आप इसको एक डायग्राम से समझें कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। आप देखें, मध्य प्रदेश के उत्तर में और मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन कौन से जिले हैं और क्या उनका विस्तार दिया गया है। ठीक है, और इनको देखा जाए तो आपका उत्तर में 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक, और नीचे आपका 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये दोनों जगह उत्तरी अक्षांश क्यों लिखे हैं, जबकि यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है। इसको भी हम आपको भी क्लियर करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी अक्षांश। ठीक, और जो उत्तरी जिला है आपका वो है मुरैना। तो आप यहाँ जिले का भी नाम लिखें, मुरैना। और ये मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरतम जिला है। तो आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लें, सबसे उत्तरतम जिला, सबसे उत्तरतम जिला। ठीक, और यहाँ कौन सा जिला पड़ रहा है आपका, बुरहानपुर। बुरहानपुर, ये हो गया बुरहानपुर, सबसे दक्षिणी जिला है जी आपका। अब आते हैं पश्चिम साइड एमपी के, तो यहाँ पड़ता है आपका अलीराजपुर। अलीराजपुर यहाँ पड़ रहा है आपका, अलीराजपुर जिला पड़ रहा है। और यहाँ है आपका 70, यहाँ आपका पड़ता है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, और अलीराजपुर जो है आपका क्या है, सबसे पश्चिमी जिला है। ये भी चाहो तो आप यहाँ लिख दें, एग्जाम में पूछा जाता है मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन है। तो पश्चिमी जिला तो बहुत सारे होंगे, सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो वो आप है सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला
ठीक है, कौन सा है? अलीराजपुर। अब पूर्वी जिला कौन सा है? तो आपका जिला है सिंगरौली, तो आप यहाँ लिखेंगे सिंगरौली। सिंगरौली ये क्या है? सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वोत्तम या पूर्वी जिला है। और ये कितने डिग्री पर है? तो ये है आपका 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, अभी आपको क्लियर किया जाएगा कि यहाँ हम अक्षांश लिख रहे हैं, यहाँ देशांतर लिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, इसको भी हम अभी क्लियर करेंगे। क्योंकि आज आप एमपी की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो पूरे ज्योग्राफी के जो भी बेसिक्स होते हैं वो हम क्लियर करके हैं ही आगे पढ़ेंगे। अब इसके अलावा हम इसमें देखते हैं, आप पहले 4 जिले जाने एमपी के। पूरब में सिंगरौली, पश्चिम में अलीराजपुर, दक्षिण में बुरहानपुर और उत्तर में आपका मुरैना। एमपी में 52 जिले हैं, 4 जिले प्रस्तावित हैं। धीरे धीरे आप पूरे 52 जिले विथ मैप आप सीख जाएंगे हमारे साथ। अब इसकी दूरी देखें, एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, तो आप दूरी भी क्या करें? नोट करें। और फिर पूछी जाती है पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी, 2 दूरियां पूछी जाती हैं। तो ऊपर से जब आप आएंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ तो 605 किलोमीटर है, ठीक है। और पूरब से पश्चिम की तरफ आएंगे तो 870 km है, ठीक है ना। ये पूरब है, ये पश्चिम हुआ, उत्तर हुआ और ये आपका दक्षिण हुआ, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ जानना है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। इसके बाद तो आप यहाँ लिखें, अच्छा इसको आप अभी लिखें, इसको भी हम डायग्राम में एमपी के मैप में क्लियर कर रहे हैं इस चीज़ों को, कि हम यहाँ उत्तरी लिख रहे हैं, यहाँ भी उत्तरी लिख रहे हैं, ठीक है ना, जबकि नीचे तो दक्षिण लिखा हुआ है। और यहाँ हम पूर्वी लिख रहे हैं, ये तो समझ में आता है, यहाँ भी पूर्वी क्यों लिख रहे हैं, तो इसको भी अभी हम क्लियर करेंगे। क्योंकि अक्षांतर देशांतर जो रेखाएं होती हैं इनको क्लियर करेंगे हम, और भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ है, और जब जहाँ भारत होगा वहीं आपका एमपी होगा, क्योंकि भारत के अंदर ही क्या है? एमपी है, ठीक है। उसको अभी हम क्लियर करते हैं। अभी आप क्या लिखें इसमें, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 2 पॉइंट्स और लिखें। आप क्या लिखेंगे? अक्षांशीय दृष्टि से यहाँ लिखें आप, अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर दृष्टि से आपका देशांतर दृष्टि से कहाँ है? कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। तो एमपी कहाँ हुआ? अक्षांश और देशांतर दोनों दृष्टियों से देखा जाए तो कहाँ पड़ा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश कहाँ लोकेटेड है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अभी हम इसको स्पष्ट क्लियर करते हैं आपको, अभी आप लिख लें, ठीक। अब क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। अभी जैसे पूछा जाए मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, के आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। 4 ऑप्शन दिए गए हों तो आप टिक क्या करेंगे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। मान लो उत्तरी दक्षिणी जो भी ऑप्शन में हो, पर एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध का मतलब समझ रहे हो आप, ये पृथ्वी है और 20 से 0 डिग्री की जो रेखा है आपकी वो है इक्वेटर या भूमध्य सागरीय रेखा, या इसको ही बोलते हैं आप विषुवत रेखा। इसके जो ऊपर है वो क्या कहलाते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण में है वो कहलाते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहाँ है? भारत आपका यहाँ है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में हो गया। ये तो हो गया अक्षांश के हिसाब से। अब देशांतर रेखाएं जो होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती? समाप्त होती है।
ठीक है ना। और यहाँ जो 0 डिग्री माना गया है लंदन के ग्रीनविच से, तो इसके पूरब में जो भी देश आतेंगे वो क्या कहलाएंगे, पूर्वी गोलार्ध में। तो अब भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध और पूरब में, तो इसको क्या बोला जा रहा है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक, अभी इसको हम और क्लियर करते हैं। अब आप लिखें इसके बाद, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आप यहां लिखेंगे क्षेत्रफल किसका, एमपी का क्षेत्रफल। तो 308 252 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये हो गया क्षेत्रफल। कई किताबों में आपको 308 245 वर्ग की एम भी दिया रहेगा। ये 245 क्यों दिया रहता है, क्योंकि करार घाटी विवाद चलता है। छत्तीसगढ़ उसको अपना हिस्सा मानता है और एमपी उसको अपना हिस्सा मानती है, इसलिए एमपी जब अपना हिस्सा मानती है तो 308 252 हो जाता है, और करार घाटी विवाद की वजह से 345 हो जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, करार घाटी विवाद के वजह से ऐसा होता है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान रखता है, तो वो भी आप लिखेंगे दूसरा स्थान, दूसरा स्थान। ठीक, ये हो गया आपका क्षेत्रफल एमपी का। अब आपको हम स्पष्ट करते हैं क्या, कि जो आपको हमने जो अक्षांश लिखाए हैं इसको हम डायग्राम में क्लियर करते हैं। तो पहले हम आप इंडिया का डायग्राम बताएंगे, उसी के अंदर एमपी बनाएंगे और जो अक्षांश क्लियर करेंगे, इसके बाद हम अक्षांश बताएंगे और देशांतर बताएंगे कि ये क्या कहलाते हैं, इनके बारे में भी पूरी चर्चा होगी। यानी ज्योग्राफी जब आप एमपी की पढ़ेंगे तो आपके कोई भी कंसेप्ट कहीं से भी स्लिप नहीं होंगे। यहां तक तो आपने समझ लिया कि उत्तर में मुरैना, दक्षिण में बुरहानपुर, पश्चिम में अलीराजपुर, सिंगरौली 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट तक। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्यों लिखे हैं 26 30, इसको भी हम क्लियर करेंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा जिला है। अब आप इसको देखें, पहले आप ये हुआ आपका भारत। अब एमपी कहाँ है आपके, भारत के मध्य में, तो अब एमपी बनाए आप। ये हुआ आपका एमपी। ठीक, ये हुआ भारत, भारत के बीच में क्या है, एमपी है। तो अब यहाँ एमपी में हम आपको क्लियर कर चुके हैं, एमपी के पूर्वी जिला कौन सा पड़ता है, सिंगरौली है। ये सिंगरौली जिला कितने पूर्वी देशांतर पर है, तो 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। अभी आप पूर्वी देशांतर लिख लें, इसको हम अभी क्लियर करते हैं विद डेफिनेशन और कैसे ये रेखाएं आती हैं, ठीक है ना। और यहाँ जो आपका पश्चिमी जिला बनता है, सबसे पश्चिमी जिला ये कौन सा है, अलीराजपुर, जो आपका 74 डिग्री 9 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट, एमपी के नहीं भूलेंगे आप बिल्कुल भी, 74 डिग्री 9 मिनट। मिनट में आप एक कॉमा लगाएंगे ऊपर। ये कौन सा जिला पड़ता है आपका ऊपर, ये है आपका मुरैना, और यहाँ कितने पर है, तो आपका 26 डिग्री 30 मिनट,
वो क्या है? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक, अब यहां कौन सा जिला पड़ता है? बुरहानपुर, बुरहानपुर। और यहां कितना है? यहां है 21 डिग्री 6 मिनट। क्लियर? अब भारत पर आते हैं, तो भारत का गुजरात, ठीक, और यहां अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वी जिला होगा। तो अरुणाचल प्रदेश जो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश। ठीक, और वो पॉइंट कौन सा है? पॉइंट पूछा जाता है तो किबूथी, किबूथी, किबूथी। ठीक, अब हम आते हैं ऊपर। ऊपर लद्दाख है। वर्तमान में लद्दाख और जम्मू क्या हो गए हैं? आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो यहाँ जो आपका अक्षांश है वो है आपका कितना? 37, लिखेंगे आप 37 डिग्री 6 मिनट। क्या लिखेंगे? 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। क्या लिखेंगे? उत्तरी अक्षांश। और यहाँ क्या पड़ रहा है? लद्दाख। पहले आपको यहाँ जम्मू कश्मीर होता था। अब आते हैं हम कहाँ? आपके गुजरात में, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और गुजरात के कौन से जगह का नाम है? गुजरात का यहाँ एक क्या है आपका? गौर मोता है, या यही आपका पड़ता है क्या? नारायण सरोवर और या सर क्रीक। तो आप लिख लें यहाँ गौर मोता, या आपने देखा होगा सर क्रीक, और यही नारायण, यहाँ यही क्या है आपका? नारायण सरोवर। तो ये उसके पॉइंट हो गए जो भी आपको दिखे जब आप क्या पढ़ते हो, जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो शुरुआत में ही विस्तार में पढ़ते हैं। तो देखो आप यहाँ 68 है पूर्वी देशांतर, जैसे बढ़ते बढ़ते एमपी तक कहाँ तक आया? 74 डिग्री 9 मिनट। और सिंगरौली तक पहुँचते पहुँचते 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक आए। ठीक है ना? अब ऊपर से देखो 37, ठीक है ना? और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकली है और मध्य प्रदेश के 14 और लगभग 15 जिलों से निकली है आपकी। अब आप देखें यहाँ जो आपका अंतिम पॉइंट है, ये तो हो गया मुख्य भूमि पर। और यहाँ क्या पड़ता है आपका? अंडमान निकोबार। तो जहाँ ग्रेट निकोबार चैनल है, आखिरी वाला ग्रेट निकोबार चैनल, ठीक, यहाँ एक पॉइंट पड़ता है। तो दोनों पॉइंट को हम देखेंगे। यहाँ जो आपका पड़ता है कन्याकुमारी में, ये है आपका 8 डिग्री, क्या है आपका? 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ लिख लें पहले 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी। ठीक, और जो आपका ग्रेट निकोबार में पड़ता है, ये है आपका इंदिरा पॉइंट, ये है आपका 6 डिग्री 45 मिनट कह लें, या उसको आप 4 मिनट लिखें तो भी सही है। और इसको, इसका नाम क्या रखा गया है आपका? इंदिरा पॉइंट। जो ग्रेट निको, यहां ऊपर लिख दे रहे हैं हम इंदिरा पॉइंट। ठीक, ये हो गए आपके। तो ये भारत के बिंदु हो गए, और ये आपके एमपी के। अपना टॉपिक क्या है? एमपी। अब एमपी में हम क्या देखते हैं? इसका क्षेत्र, दूरी। तो यहाँ देखें आप, ये आपकी 605 किलोमीटर है, और ये दूरी पूरब तक 870 किलोमीटर है। इसके बाद इसमें पूछा जाता है मध्य प्रदेश क्या एक स्थलबद्ध राज्य है? स्थलबद्ध राज्य वह राज्य कहलाते हैं जो समुद्र से सीमा ना बनाया, पानी से बाउंड्री ना बनाए। तो आप देख लें कहीं से मध्य प्रदेश पानी से बॉडी नहीं बना रहा है, सीमा नहीं बना रहा है। और मध्य प्रदेश जो है आपके 5 राज्यों से सीमा लगाता है। यहाँ यूपी है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक, इन पर हम कल भी चर्चा करेंगे जब हम
सामान्य परिचय को क्लियर करेंगे। अभी हम भौगोलिक विस्तार की स्थिति में है या भौगोलिक परिचय करा रहे हैं आपको, ठीक। तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आप 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आए, मध्य प्रदेश कहाँ पड़ रहा है 21 डिग्री 6 मिनट, और कहाँ तक है उसकी 26.5 डिग्री तक। ये आपको डायग्राम स्क्रीनशॉट रख लें। इसके बाद हम जो आपको हम ये अक्षांश ये अक्षांश है, ये पूर्वी देशांतर जो लिखा रहे हैं, अब इसको हम क्लियर करते हैं कि ये चीज़ है क्या। आप इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, पर अभी आपकी जो एमपी की भूगोल स्टार्ट हो रही है इसमें कहीं कन्फ्यूजन ना रहे कि देशांतर क्या लिख रहे हैं और अक्षांश उत्तरी अक्षांश क्या बार बार लिखा जा रहा है। ये उत्तरी अक्षांश है, ठीक। जब भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है तो मध्य प्रदेश भी कहाँ होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब अगली हेडिंग डालेंगे आप अक्षांश देशांतर, इसको हम क्लियर करेंगे अब। ठीक, आप एक डायग्राम बनाएं, इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इक्वेटर क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, ये सब क्लियर होगा। तो आप देखें ये है कोई पृथ्वी का जो दो हिस्सों में बराबर भागों में जो रेखा बांटती है उसको बोलते हैं क्या, हम उसको बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर। और क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, ठीक। अब जो इसके ऊपर है यानी ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये आपका दक्षिणी हो गया, तो जो भी हम 0 डिग्री के ऊपर रहेंगे जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी लेटी हुई, ये सब लैटिट्यूड है, इनको ही क्या कहेंगे हम, अक्षांश रेखाएं। यानी जो लेटी हुई जा रही है ये क्या है, ये आपकी अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है, ठीक। और ये कहां तक जाती है, आपकी यहां तक। अब एक रेखा जो है बड़ी स्पेशल है विषुवत रेखा के बाद, वो कौन सी है, उसको आप लिखें, वो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। तो जो रेखा 0 डिग्री के ऊपर होंगी वो सब क्या कहलाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में, और जब 0 डिग्री के नीचे होंगे यानी दक्षिण साइड जो भी रेखाएं बनेंगी, अक्षांश बनेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। जैसे ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक। अब आप देखें ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है तो नीचे भी क्या होगी, 23.5 डिग्री मकर रेखा होगी, यानी दक्षिण में मकर रेखा है 0 डिग्री के और उत्तर में कर्क रेखा है, ठीक। और ऊपर जाएंगे आप, और ऊपर जाएंगे कितना, और ऊपर जाएंगे आप 66.5 डिग्री, कितना जाएंगे, 66.5 डिग्री। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, ठीक। और यहां भी दक्षिण में आप नीचे जाओगे 66.5 डिग्री, उसको बोलोगे अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलोगे आप, अंटार्कटिका वृत्त, टिका वृत्त, ठीक। और ऊपर जैसे ही आप 0 पर पहुंच जाओगे तो क्या हो जाएगा जी, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, यानी नॉर्थ पोल, और यहाँ साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, ठीक। ये हो गया आपको। अब ये अक्षांश रेखाएं तो आपने देख ली, और एक रेखा जो दक्षिण उत्तरी ध्रुव से
दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर मिलती है। जैसे ये रेखाएं जो हो, फुटबॉल आपने देखी हो उसमें बनी रहती है, ये क्या है? ये है आपकी देशांतर रेखा, देशांतर रेखाएं। तो यहां 0 डिग्री पर एक मानक समय मनाया गया है 0 डिग्री, और ये लंदन के ग्रीनविच जगह का नाम है, उसको मानक रेखा माना गया है। तो 0 डिग्री के 0 डिग्री बनाया गया है, इसके पूरब साइड जित जाएंगे आप तो इसको बोला जाएगा पूर्वी देशांतर, और पश्चिम साइड जाओगे तो बोला जाएगा पश्चिमी देशांतर। ठीक। अब भारत कहां पड़ता है? तो भारत यहां है, क्योंकि भारत के बीच से कर्क रेखा निकली है आपके 8 राज्यों से। ये हो गया भारत, तो भारत के बीच से कर्क रेखा भी निकल गई, और यहां क्या है आपका? ये आपका एमपी हो गया है। तो अब देखिए आप कहां होगा एमपी? उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध, और पूर्वी देशांतर है, इसलिए क्या बोला जा रहा है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कहां है आपका? एमपी है। अब क्लियर हुआ आपको? अब कर्क रेखा भी क्लियर हुई, मकर रेखा भी हुई, भूमध्य रेखा भी क्लियर हुआ, और आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त भी आपको क्लियर हुआ। अब जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं जो लेटी हुई रेखाएं हैं, और जो ऊपर से नीचे आती हैं वो देशांतर रेखाएं। अभी आम भाषा में आप इतना ही समझें। तो ये दोनों जो रेखा हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। प्रश्न बनता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं वास्तविक रेखाएं हैं, ये कालांतर रेखा है, तो वो है आपकी कालांतर रेखाएं। तो अब इसके बारे में कुछ तथ्य आप लिख लें, जैसे अक्षांश क्या हो, ये तो हमने आपको जनरल बता दिया, भारत की और एमपी की लोकेशन क्लियर कर दी आपको। ठीक है। अब आपने देखा जैसे एमपी है, यहीं और क्लियर करें इसको आप। एमपी के जे होगा बुरहानपुर, तो बुरहानपुर में 0 डिग्री से गिनते हुए आए तो यहाँ क्या पड़ रहा है? 21 डिग्री 6 मिनट, और ऊपर कहाँ तक है एमपी? 26 डिग्री 30 मिनट तक है। ठीक है ना। और पूर्वी तक, पूर्वी देशांतर में यहाँ से भी 0 से गिनोगे 1 2 3 4 5, तो भारत कहाँ पड़ रहा था? भारत आपका भी हमने आपको बनाया था डायग्राम में, भारत आपका 68 डिग्री 7 मिनट, और एमपी आते आते कहाँ तक हो रहा था? 74 डिग्री 9 मिनट। तो कहाँ से गिना आपने? यहाँ से ऐसी रेखाएं खींची होंगी, कहाँ तक? जहाँ तक भारत का ये 68 डिग्री 7 मिनट, और फिर आप बढ़ते रहे तो एमपी आ जाएगा आपका 74 डिग्री 9 मिनट। इसी प्रकार आपका यहाँ तक गिनेंगे तो कितना होगा? 97 डिग्री 25 मिनट, और एमपी में जो सिंगरौली है वो 82 डिग्री आपका 48 मिनट। एग्जाम में, सब एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अब क्लियर हो गया कि अब भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर ले, आपका जो सूरज है आपका वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही क्या होता है? चमकता है। ये सूरज हुआ आपका, और इसके ऊपर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है, इसलिए यहां ठंडा होता है, बर्फ जमी रहती है। अब देखें, अब यहां जो सूरज चमकता है इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? वो डेट्स कि मकर रेखा पर कब चमकता है और भूमध्य रेखा पर कब चमकता है। तो आप लिखें, आप 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है, और आपका जो दक्षिण में है वो आपका 22 दिसंबर, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को। और आपका जो भूमध्य रेखा है इसमें 2 डेट याद रखना आपको, 23 सितंबर और 21 मार्च। तो 23 सितंबर और 21 मार्च। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो हम उसको और अच्छे से क्लियर वहां करेंगे। ठीक। अब ये डायग्राम आप बना लें, इसके बाद हम कुछ आपको फैक्ट लिखाने वाले हैं इसके बारे में। जैसे ठीक है, इसके बाद हम आपको क्या लिखाने वाले हैं? फैक्ट। ये क्लियर हुआ आपको यहां डायग्राम से?
जब तक आपको ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर नहीं होगी आप एमपी की ज्योग्राफी को सही से नहीं पढ़ पाओगे। रटने को कुछ नहीं है, 21 डिग्री 6 मिनट, 26 डिग्री 30 मिनट, कितना रटोगे? क्लियर तो हो गया अक्षांश होते क्या हैं, रेखाएं कितनी होती हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितनी दूरी होती है, ये सब कैसे पता चलेगा आपको? ठीक है, तो आप कुछ डेफिनेशंस लिख लें। जैसे अभी आपने क्या देखा, या आपने विषुवती रेखा देखा 0 डिग्री पर, विषुवत रेखा, इसी के 3 नाम है, इक्वेटर और आप लिख लेंगे भूमध्य रेखा। तो क्या है इसकी परिभाषा, क्या है? ये तो आप समझ गए 0 डिग्री पर है, 2 हिस्सों में बांट दिया। तो आप लिखेंगे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को बांटने वाली रेखा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को बांटने वाली रेखा को, बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विषुवती रेखाएं कहते हैं, विषुवती रेखाएं कहते हैं। ठीक, अब आपको क्लियर हो गया कि जो बीच वाली रेखा है पृथ्वी को जो 2 बराबर हिस्सों में क्या कर रही है, उत्तरी गोलार्ध को और दक्षिणी गोलार्ध को बांट रही है, इसको क्या बोलते हैं? हम विषुवती रेखाएं बोलते हैं। अब आप लिखेंगे अक्षांश, हेडिंग क्या डालेंगे आप? अक्षांश। अगली हेडिंग डालें आप अक्षांश। अक्षांश, आप डालेंगे हेडिंग अक्षांश रेखाएं। ठीक, इसी को चाहो तो लिख लो लैटिट्यूड लाइंस, जो लेटी होती है वो होती लैटिट्यूड्स। अब इसका पहले आप डायग्राम देखेंगे। अक्षांश रेखाएं किसको कहते हैं? हमने आपको जनरल समझ आने के लिए बता दिया था, जो लेटी हुई रेखाएं हैं वो सब अक्षांश रेखाएं हैं, पर डेफिनेशन ये नहीं है 0 डिग्री। डेफिनेशन क्या है? पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी, कोई भी एंगल खींच लीजिए, मान लो 30 डिग्री का ही खींचते हैं, और फिर भूमध्य रेखा के समानांतर रेखा खींच दी जाए। ऐसे आप पृथ्वी के केंद्र से मान के चलो आप और कोई एंगल बना रहे हैं, 15 डिग्री का बना रहे हैं, तो ये कोणीय दूरी हो गई, और फिर आप ऐसे खींचे। तो इस प्रकार उत्तरी ध्रुव तक कितनी आप रेखाएं खींच लोगे? तो आप 90 रेखाएं क्या कर लोगे? आप खींच लोगे, क्योंकि लास्ट एंगल तो क्या बनेगा? 90 का बनेगा। तो 90 रेखाएं ऊपर और 90 रेखाएं नीचे, और एक रेखा हो गई आपकी विषुवती रेखाएं। तो पूछा जाता है कुल कितने अक्षांश रेखाएं होती हैं? तो 90 ऊपर, 90 नीचे, और एक बीच में, इतनी हो गई 181। पहले आप इसकी क्या लिखें? परिभाषा लिखें। समझ गए ना कि क्या है? पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं अपन? अक्षांश रेखाएं। तो लिखें उत्तर या दक्षिण, क्या लिखेंगे आप? उत्तर या दक्षिण में, उत्तर या दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाए, विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाए, समानांतर खींची जाए या समानांतर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये पृथ्वी है, इसके केंद्र से हमने कोणीय दूरी खींची, फिर समांतर रेखाएं खींची, और
कहाँ तक खींच सकते हैं, जब एंगल बढ़ा 90 तक आ जाओगे तो हम 90 रेखाएं खींच सकते हैं। इसी प्रकार हम नीचे भी 90 खींच सकते हैं। ठीक है, अब तो यहाँ ही लिख लें आप, उत्तरी अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी, ये होंगी आपकी 90। और इसी प्रकार दक्षिण अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी, ये भी क्या होंगी, 90 होंगी। और ये कौन सी रेखा है, ये आपकी विषुवत रेखा है। कितनी होती है, एक। तो टोटल कितनी हो गई, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी, आप लिखेंगे कुल कितनी हो गई, तो कुल हो गई आपकी 180, 180 तो वो हो गई, और एक हो गई विषुवत रेखा, यानी 181 आपकी कुल रेखाएं हो गई। एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्येक 1 डिग्री पर खींची गई रेखाओं का अंतर होता है। तो ऐसी कितनी खींच लेते हैं। अब इनकी बीच की दूरी कितनी होती है, यानी 2 अक्षांश रेखाएं हैं या 1 डिग्री के अंतर पर खींची जाती हैं, 90 डिग्री तक खींचना है, तो कितना किलोमीटर होता है। तो आप, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, प्रत्येक 1 डिग्री का अंतर, प्रत्येक 1 डिग्री का अंतर 111 किलोमीटर। ठीक, 111 किलोमीटर। एक प्रश्न और बनता है, सबसे लंबा वृत्त कहाँ बनता है। अच्छा, ये सब वृत्त है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है, पूरा राउंड होता है। तो आप लिखेंगे सबसे लंबा वृत्त, सबसे लंबा वृत्त कहाँ बनेगा, तो बनेगा विषुवती रेखा पर। कहाँ बनेगा, विषुवत। और एक प्रश्न, सबसे छोटा वृत्त कहाँ बनेगा। 2 प्रश्न और बनते हैं यहां से। सबसे छोटा वृत्त, सबसे छोटा वृत्त बनेगा यहां, यानी यहां मतलब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर, उत्तरी और या 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर, वो ज़्यादा सही है, 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर या ध्रुव पर। क्या बनेगा, ध्रुव पर, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर, ध्रुव पर। ठीक, ये हो गया आपका अक्षांश से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न। अच्छा, जब आपने, जैसे मान के चलो, ये तो समझ लिया ना आपने, जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होगा तो यहाँ गर्मी पड़ेगी उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी में क्या होगा, गर्मी पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे भारत में जब गर्मी पड़ रही होगी तो ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ रही होगी, जब ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ रही होगी तो भारत पे गर्मी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, यहाँ कहीं पड़ता है, ये है दक्षिणी गोलार्ध में, भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो ये हो गया आपका भारत और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो जब यहाँ किरणें पड़ रही हैं कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री पर, तो यहाँ ठंड होगी, और जब यहाँ सूर्य किरणें पड़ रही होंगी तो भारत में क्या होगी, ठंड होगी। ये भी क्वेश्चन एक बार बन जाता है। अब आप देशांतर लिखेंगे। देखो, आपको क्लियर हो गया देशांतर अच्छे से। और जर्नल समझने के लिए जो लेटी हुई रेखा है, इसीलिए इसको नाम लैटिट्यूड भी बोलते हैं। जैसे भी हो, आपको याद रखना है अपने दिमाग में। ये ज्योग्राफी का बेसिक है, इसके बाद ही ज्योग्राफी स्टार्ट होती है इंडिया की भी और एमपी की, क्योंकि जब तक आप अक्षांश देशांतर, अच्छा एक नोट भी लिख लेंगे आप अभी, अक्षांश देशांतर जो रेखा है वो काल्पनिक होती है, वास्तविक में ऐसी कोई रेखा नहीं है। अब अगली हेडिंग डालेंगे आप, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, ये क्या है, अभी हमने आपको क्लियर किया था। ये पृथ्वी हुई, ये हुई पृथ्वी हुई, पृथ्वी क्या, ये सेंटर हुआ, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, विषुवती रेखा बोल रहे हैं। और जो ऊपर से खींची गई रेखा या उत्तरी ध्रुव से खींची गई रेखा दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती है, ये सब रेखाएं क्या हैं, यही कहलाती हैं आपकी देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाओं के लिए एक मानक रेखा मानी गई है, 0 डिग्री बनाया गया है, और इसके पूरब में जो चलेंगे उसको बोला जाएगा पूर्वी देशांतर, और इसके दक्षिण में होगा
उसको बोला जाएगा, सॉरी पश्चिम में होगा उसको बोला जाएगा पश्चिमी देशांतर। और ये जो 0 डिग्री रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच में है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लंदन के ग्रीनविच में, ठीक है। और यहीं से जो समय जो निकलता है मानक समय वो इसी यहीं से निकलता है आपका, ठीक है ना, कि 0 डिग्री के इस साइड। अच्छा कितने पूर्वी देशांतर रेखाएं होंगी? 180, और यहाँ भी 180, तो कुल टोटल कितनी हो गई? 360। तो वहाँ अक्षांश रेखाएं 180 बनती, यहाँ अक्षांश रेखाएं 360 होंगी, ठीक है। और जो लंदन का ग्रीनविच है यही आपका प्राइम समय निकालने के लिए क्या होता है? प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना। इसी को हिंदी में बोला जाता है आपका क्या? प्रधान आमोत्तर रेखाएं, मेरिडियन। अब ये 360 पूरा जब 24 घंटे होगा तो कितनी चलेंगी? ये 360 हो जाएंगी, क्योंकि 180 ये है। ये पृथ्वी क्या है? एक बिंदु पर पूरा घूमने पर कितना समय लेगी? 24 घंटे। जैसे ये कोई पृथ्वी है और आप 90 90 90 90 मतलब पूरा राउंड 360 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 360 कितने में चलता है? 24 घंटे में। तो 1 डिग्री में कितना चलेगा? 24 आवर है ये, तो इसको मिनट बदल दो, 1440 मिनट हो गए। और 360 इसको काटेंगे तो कितना होता है? 1 डिग्री में कितना चलेगा? 15 मिनट। 1 डिग्री में कितना होगा? नहीं, 1 डिग्री में 4 मिनट, ठीक है ना। और 1 घंटा कितने में चलेगा? यानी 15 मिनट घूम जाए या 15 डिग्री पर 1 आवर हो जाएगा। जब समय निकालते हैं आप ज्योग्राफी में तब इसी का ही प्रयोग करते हैं कि 1 मिनट घूमने में कितना समय लगता है, तो 1 घंटा घूमने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। ये सब अब आप ये आपने देशांतर रेखाएं समझ ली, 180 होती है पूरब में पश्चिम में, तो कुल कितनी देशांतर रेखाएं हो गई आपकी? कुल आपकी 360 रेखाएं हो गई। यहां भी 1 डिग्री पर कितना अंतर होगा? 1 डिग्री के अंतर पर, तो 1 डिग्री के अंतर पर 111 किलोमीटर .32 किलोमीटर है। फिर भी यहाँ लिखेंगे लेकिन जैसे विषुवती रेखा पर क्या हो जा रहा है? दूरी बढ़ जाती है। तो विषुवती रेखा पर क्या हो जाती है? दूरी बढ़ जाती है। तो आप लिखेंगे प्रत्येक 1 डिग्री पर तो अंतर 111 किलोमीटर .32 है, लेकिन विषुवती रेखा पर दूरी बढ़ जाती है और यहाँ आने पर दूरी घट जाती है। ये भी आप जान लें इसके बारे में। तो ये आपने आज क्या जाना? आपने एमपी की भौगोलिक विस्तार जाना कि उत्तर में मुरैना 26.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश पर है, और बुरहानपुर से लेके मुरैना हो गया आपका उत्तरी अक्षांश में लेके, और आपका अलीराजपुर से लेके सिंगरौली के बीच में 74 डिग्री 9 मिनट से लेके 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य हो गया। आपने उत्तर से पश्चिम की दूरी देखी, उत्तर से दक्षिण की देखी, पूरब से पश्चिम की देखी, क्षेत्रफल देखा। क्षेत्रफल के साथ आपने उसकी लोकेशन देखी कि मैप में एमपी कहाँ पड़ता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और हमने आपको डायग्राम से वो भी क्लियर कराया है कि भारत के अंदर एमपी, और वो सब चीज़ें क्लियर कराई हैं आपको हमने। अक्षांश, देशांतर है ना, और आपको विषुवती रेखा, अंटार्कटिक वृत्त है ना, जिस आर्टिक वृत्त, मकर रेखा और आपकी कर्क रेखा, ये भी हमने क्लियर किया। जितने भी बेसिक्स होते हैं ज्योग्राफी को पढ़ाने के पहले वो हमने क्लियर किए हैं। कल हम इसका अब एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जिसमें ये देखेंगे मध्य प्रदेश से कितने पड़ोसी राज्य है, कितने ज़िले हैं, कौन सा राजकीय पशु है, पक्षी है, ये सब जो भी बेसिक है वो हम उसका सामान्य परिचय कल करेंगे। इसके बाद हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ने के बाद हम मध्य प्रदेश के वन पर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।